हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 15, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके जो लेखक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पहले हम जानते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में गांव दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने नौकरी रेलवे में कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य शुरू किया और सन 1920 तक ये संपादन कार्य चला। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई कहानियाँ संग्रह लिखे हैं। ये तो जाना हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस पाठ में द्विवेदी जी क्या बताते हैं। द्विवेदी जी का ये लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ या समाज के विघटन का कारण मानते हैं। साथ ही इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को जो का त्यों न स्वीकार कर विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने की और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। तो ये तो हमने जाना इस पाठ में क्या बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किन उदाहरणों के माध्यम से अपनी इस बात को हमारे सामने रखते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए उन विचारों का खंडन किया है जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। वे इस बात से दुखी हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और ये लोग भी ऐसे वैसे नहीं, शिक्षित लोग हैं जो बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, जो धर्मशास्त्र संस्कृत के साहित्य से परिचय रखते हैं, जिनका काम अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना, अधार्मिक लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाना होता है। ऐसे विद्वानों ने स्त्री के विरोध में कुछ तर्क इस तरीके से दिए हैं। पहला, कि संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया है, जिसमें शकुंतला का उदाहरण भी एक गंवार के रूप में दिया गया है। दूसरा, कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इसे भी शकुंतला के माध्यम से दिखाया गया है कि वे कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी उन्होंने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे थे वे इसी पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। थर्ड, कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वे गंवारों की भाषा थी। इन सभी तर्कों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई शिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती। कहने का मतलब यह है कि उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी। तो आगे लेखक बताते हैं कि नाटकों में उनका प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं था, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी और शिक्षित लोग ही संस्कृत बोल सकते थे। उस जमाने में भवभूति और कालिदास ने जो नाटक लिखे थे वे भी संस्कृत में थे, क्योंकि उस समय शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। यदि उनका प्राकृत भाषा में बोलना गंवार माना जाता है तो उस समय बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश जो प्राकृत भाषा में दिए हैं, क्या वे भी गंवार थे। लेखक कहते हैं कि हिंदी बंगला भाषा आजकल की प्राकृत भाषा है। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बंगला भाषा पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में ये अधिकार प्राकृत भाषा को हासिल था। फिर भी यदि प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का सबूत है तो इस बात को हम कतई भी स्वीकार नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है कि हम अगर जनसाधारण की भाषा को यानी कि जनसाधारण की भाषा में लोग बात कर रहे हैं, तुम उनको अनपढ़ और गंवार कहोगे तो ये बात बिल्कुल ही गलत होती है। जैसे आज के ज़माने में हम हिंदी इंग्लिश पढ़कर उस शिक्षित हो सकते हैं, तो उस ज़माने में जो प्राकृत भाषा पढ़ते थे, जो प्राकृत भाषा जानते थे, तो वो भी ज्ञानी हो सकते हैं। आगे लेकर बताते हैं कि जिस समय नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बनाया। आगे लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, परंतु उनके लिखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि कहीं नहीं मिलती। फिर भी हम उन्हें शिक्षित समझते हैं।
आगे लेकर तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, परंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि कहीं नहीं मिलती, फिर भी हम उन्हें शिक्षित समझते हैं। उसी प्रकार प्राचीन समय में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालयों की जानकारी नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वे सभी स्त्रियां गंवार थी, वे भी शिक्षित थी। लेखक प्राचीन काल की अन्य शिक्षित स्त्रियों जैसे शीला, विजा के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने, फूल चुनने तक की आज़ादी थी, तो तब ये कैसे माना जा सकता है कि उस समय एक स्त्री भी शिक्षित नहीं थी। अत्रि की पत्नी अनसुईया, जिसने पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान दिए, गार्गी, जिसने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में हराया, और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों ने पद्य रचना की, क्या वे सभी अनपढ़ थी? चलो मान भी लिया कि उस समय उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे लेखक ऐसे पिछड़े विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। परंपराओं का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देना चाहिए, और जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वे भी प्राकृत में नहीं था। सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। ये कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक था, ना कि पढ़ने लिखने का परिणाम था, ना गंवारपन था। उनका यह कहना बिल्कुल सही था। आगे लेकर कहते हैं कि पढ़ने लिखने में कोई बात ऐसी नहीं होती जिससे कि अनर्थ हो। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है, परंतु आज की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, उसमें बदलाव लाना आवश्यक है। पिछड़ी मानसिकता की बातों को निकालकर उसमें नए विषयों का समावेश करना चाहिए। जहां बदलाव लाने की आवश्यकता लगे वहां बदलाव लाना चाहिए, परंतु ईश्वर के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि पढ़ने लिखने में दोष है, वे अनर्थकर है, वे अभिमान का उत्पादक है, वे गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सर्वथा सोनला आनो झूठ है। इस पाठ के माध्यम से बस महावीर प्रसाद द्विवेदी इतना ही बताना चाहते हैं कि जो लोगों की मानसिकता है कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाने से घर के सुख का नाश होता है, वे मनमानी करती है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, ये सब बातें गलत होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में लड़कियां पढ़ती नहीं थी तो आज के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमने चलो मान लिया कि पुराने ज़माने में लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी थी, तो बताओ फिर ये सीता, रुक्मणी, गार्गी, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, ये सारी कौन थी? ये भी तो बहुत शास्त्रार्थों की ज्ञाता थी, इन्होंने भी तो कई चीज़ें लिखी थी, इन्होंने इतने बड़े बड़े उपदेश दिए थे। क्या वे अनपढ़ दे सकता है कोई? नहीं ना। ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है कि पुराने ज़माने की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हुई। जब पुराने ज़माने में लड़कियां इतनी पढ़ लिख सकती थी तो आज के ज़माने में तो लड़कियों को और पढ़ना चाहिए। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं रही है, वे हमेशा उनसे आगे रही है। उन्हें अपनी इस पहचान को, उन्हें आगे बढ़ने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है, उसी लंबे संघर्ष को, उन्हीं विद्वानों की सोचों को, पहले के विद्वान लोग स्त्रियों की पढ़ाई के लिए क्या क्या सोचते थे, इसी बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमारे सामने रखा है तथा उन गलत बातों का विरोध किया है। तो हमारा जो ये चैप्टर था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।